एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम फिर काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास से लक्षणा विषयक चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने लक्षणा के भेदों पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम लक्षणा दो प्रकार की दिखाई दी, एक रूढ़ी और दूसरी प्रयोजनवती। उसके पश्चात गौणी और सारूपा, गौणी और शुद्धा, ये दो भेद किए गए। अब इनके भी दो दो भेद करके लक्षणा को चार प्रकार का बना दिया गया है। इस विषय में एक प्रश्न उठता है, उसकी ही चर्चा करते हुए कहते हैं आचार्य मम्मट, अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति इति केचित्। स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थाभिधानो अभिधीयते यतः इत्यन्ये साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्र ही, यानी यहाँ निसंदेह स्वार्थ सहचारी गुण यानी जाड्य मान्द्य इत्यादि लक्षणागम्य होते हुए भी गो शब्द के दूसरा अर्थ कहने में प्रवृत्ति निमित्तता को प्राप्त कर लेते हैं, यह कुछ लोगों का कहना है। अब दूसरे प्रकार के कुछ और लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन, अर्थात स्वार्थ सहचारी गुणों के अभेद से दूसरे अर्थ में विद्यमान गुण ही लक्षित होते हैं, परार्थ नहीं कहा जाता। यह अन्य लोगों का मत है। अंतिम मत दे रहे हैं साधारण गुणाश्रयत्वेन इत्यादि, यानी साधारण गुणों के आश्रय से परार्थ ही लक्षित होता है। यह दूसरे यानी अपने ही लोगों का कथन है। यहाँ प्रश्न उठाया जाता है कि गौणी सारूपा गौणी साध्यवसाना में लक्षणा होती किस प्रकार है और इन उदाहरणों में लक्ष्यार्थ क्या है। इस विषय में आचार्यों में एक मत्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में तीन मत दिए गए हैं। इन मतों को समझने के लिए लक्षणा की तीन शर्तों के साथ प्रवृत्ति निमित्त को भी समझ लेना चाहिए। जिन कारणों से किसी शब्द के प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है उन्हें प्रवृत्ति निमित्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है गोत्व जाति, यानी गाय की आकृति, उसका ज्ञान। जो व्यक्ति गाय की आकृति को पहचानता है वह किसी गाय के लिए गाय शब्द का प्रयोग कर सकता है। अब गौरवाहिकः, इस उदाहरण को लीजिए। यहाँ पर दोनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति है, जिसे शास्त्रीय भाषा में प्रातिपदिकार्थ या नामार्थ कहा जाता है। इसके लिए एक नियम है कि नामार्थ द्वयोरभेदादि अतिरिक्त संबंधो नोपपद्यते, अर्थात दो प्रातिपदिकार्थों का परस्पर केवल अभेद संबंध हो सकता है, इससे भिन्न अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार वाहिक बेल है, इसका अर्थ होगा वाहिक और बेल दोनों एक ही वस्तु है, इसमें अभेद है। किंतु यह कथन प्रत्यक्षतः बाधित है। वाहिक उस देश के निवासी को कहा जाता है और बेल उससे सर्वथा भिन्न होता है। फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार यहाँ लक्षणा की प्रथम शर्त मुख्यार्थ बाद लागू हो गई है। अब उससे एक ऐसा लक्ष्यार्थ लेना है जिससे यह बाधा दूर हो सके, अर्थात दोनों का अभेद सिद्ध हो सके, और वह लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ का संबंधी भी हो, साथ ही बाधित शब्द का प्रयोग करने का कोई कारण भी होना चाहिए।
यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर वाहिक विषय है और बेल विषयी, अतः लक्ष्यार्थ विषयी बेल का ही किया जाएगा, विषय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस भूमिका के साथ इस दिशा में प्रकाशकार द्वारा प्रतिपादित 3 मतों पर विचार किया जा रहा है। प्रथम जो मत है प्रयोग के विषय में, वह क्या कहता है कि गो यानी बेल शब्द का मुख्यार्थ है गोत्व जाति, यानी पहला गो शब्द का अर्थ लिया जाए, मुख्यार्थ क्या है? गोत्व जाति है, यानी बेल की आकृति से युक्त तत्व। अतः इस शब्द का प्रयोग वाहिक के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आकृति बेल जैसी नहीं है। इससे बाधित होकर इस शब्द की जड़ता, मंदता, मूर्खता इत्यादि गुणों में लक्षणा हो जाती है। लक्ष्यार्थ रूप में प्राप्त ये गुण ही गो शब्द के वाहिक अर्थ करने में प्रवृत्ति निमित्त बन जाते हैं और दोनों का अभेद संबंध बन जाता है। इस प्रकार इस मत में बेल शब्द के प्रवृत्ति निमित्त 2 हैं। एक तो जाति या आकृति, जिससे चौपाए जीव विशेष को बेल कहा जा रहा है। दूसरे लक्षणा प्राप्त उसके गुण, जिनको प्रवृत्ति निमित्त बनाकर बेल शब्द का अर्थ वाहिक हो जाता है। इस विषय में आचार्य मम्मट का जो मतभेद है वह आपको समझ लेना चाहिए। यह तो प्रथम मत था जिसको हमने आपके समक्ष रखा है। उक्त मत के प्रतिपादन के प्रसंग में आचार्य मम्मट ने केचित शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि यह मत कुछ लोगों का है, स्वयं आचार्य का मत नहीं है। इस असहमति के कई कारण हैं। नंबर 1 कारण है, इस मत में 2 बार अभिधावृत्ति का उत्थान बताया गया है। एक बार गोत्व जाति को प्रवृत्ति निमित्त मानकर गो इस शक्यार्थ का कथन, और दूसरी बार लक्षणागम्य गुणों को प्रवृत्ति निमित्त मानकर वाहिक का विधान। सामान्य नियम यह है कि अभिधावृत्ति का 2 बार उत्थान नहीं होता। अभिधावृत्ति केवल 1 बार कार्य करके विरत हो जाती है, दूसरा अर्थ कहने के लिए उसका उत्थान नहीं होता। अभिधा के 2 बार उत्थान मानने के कारण यह मत समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। दूसरा जो मत था उसके विषय में हमें जान लेना चाहिए। वह कहता है कि गुण कभी जातिवाचक शब्द के प्रवृत्ति निमित्त नहीं होते, जाति ही प्रवृत्ति निमित्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रवृत्ति निमित्त ही शक्यतावच्छेदक होता है। शक्यतावच्छेदक शब्द का अर्थ है शक्य अर्थ की पहचान कराकर उसे पृथक करने वाला तत्व। उदाहरण के लिए, जब हम किसी गाय को देखते हैं तब उसकी एक आकृति हमारे अंतःकरण में बन जाती है। उस आकृति के कारण ही हम असंख्य पशुओं के बीच में गाय को पहचान लेते हैं। अतः गाय की वह आकृति जाति भी कही जाती है और शक्यतावच्छेदक भी। इस मान्यता में गुणों को शक्यतावच्छेदक कहा गया है, जो ठीक नहीं है। और तीसरा मत है, वह है गो शब्द का संकेत वाहिक में नहीं, इसलिए गो शब्द वाहिक का अभिधायक नहीं हो सकता। और चौथी बात भी कही जा सकती है कि जाड्य, मांद्य इत्यादि गुण लक्ष्यार्थ हैं, अतः वे अभिधा में निमित्त नहीं हो सकते। इन्हीं कारणों से यह मत मान्य नहीं ठहरता है। तो ये 4 बातें बता करके इस मत का खंडन किया गया है। जो दूसरा मत है, गो शब्द से वाहिक अर्थ का अभिधान नहीं होता, किंतु गो यानी बेल में जाड्य, मांद्य इत्यादि गुण विद्यमान हैं। उन्हीं सजातीय गुण वाहिक में भी है, उन्हीं के सजातीय गुण वाहिक में भी है। अतएव लक्षणावृत्ति से गोगत, जाड्य, मांद्य इत्यादि गुणों के साधर्म्य संबंध से, क्योंकि लक्षणा की दूसरी शर्त
संबंध अर्थ लेने से होती है और वे संबंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं। वाही के गुणों में लक्षणा हो जाती है। आशय यह है कि इन लोगों के मत से लक्षणा गुणों में होती है और उससे जाड्य मांद्य इत्यादि गुणों से युक्त वाहिक यह अर्थ हो जाता है। इस विषय में आचार्य मम्मट ने खंडन किया है। इत्यन्य ऐसा कहकर के उनके प्रति अरुचि भी प्रकट की है। अरुचि का बीज यह है कि इस मत में उक्त दोष दूर तो हो जाते हैं। न तो अभिधा का 2 बार उत्थान करना पड़ता है, न गुण को प्रवृत्ति निमित्त मानना पड़ता है, न असंकेतित अर्थ में अभिधा माननी पड़ती है और न लक्ष्यार्थ को अभिधा का आधार मानना पड़ता है। किंतु एक अन्य दोष यह आ जाता है कि इन दोनों शब्दों का सामान्याधिकरण नहीं बनता, अर्थात समानाधिकरण वहीं पर होता है जहां दोनों शब्दों की वृत्ति एक ही अर्थ में हो। यहाँ पर गोह और वाहिकः ये दोनों शब्दों की वृत्ति पृथक पृथक है, अतः समानाधिकरण्य बन ही नहीं पाता। गुणों में लक्षणा कर लेने पर भी इनका समानाधिकरण्य नहीं बन सकता, क्योंकि गुण और गुणी का परस्पर समानाधिकरण्य कभी नहीं होता। गुण की गुणी में स्थिति होती है। गुण और गुणी दोनों एक ही हो नहीं सकते। आशय यह है कि गोह और वाहिकः दोनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति है, जो कि प्रातिपदिकार्थ या नामार्थ में हुआ करती है। नामार्थ के लिए नियम यह है कि इनका परस्पर अभेद के अतिरिक्त अन्य संबंध नहीं होता। नामार्थत द्वयोरभेदातिरिक्त संबंधो नोपपद्यते। इस अभेद संबंध की सिद्धि के लिए किसी ऐसी लक्षणा का आश्रय लिया जाना चाहिए जिससे समानाधिकरण्य बन जाए। अभेद की अनुपपत्ति ही तो लक्षणा का बीज है। यदि वह अनुपपत्ति दूर नहीं होती तो लक्षणा का उपयोग ही क्या रह जाएगा। गुणों में लक्षणा कर लेने पर वह अनुपपत्ति दूर नहीं होती, अतः यह कथन भी ठीक नहीं है, अर्थात दूसरा मत भी ठीक नहीं है। जो तीसरा मत है वह है कतिपय ऐसे गुण हैं जो बेल और वाहिक दोनों में सामान्य रूप में पाए जाते हैं। इन गुणों का सादृश्य संबंध है। इस संबंध के आधार पर गो शब्द की लक्षणा उन गुणों से युक्त इस अर्थ में हो जाती है और पूरा अर्थ हो जाता है बेल के गुणों से युक्त वाहिक। आशय यह है कि गो का शक्यार्थ है बेल और उसके गुण शक्यार्थ बेल से संबंध है, अतः उन गुणों की सजाती है वाहिक के गुण। उन गुणों का आश्रय है वाहिक। इस प्रकार शक्यार्थ से वाहिक गुणों का संबंध ठीक बैठ जाता है। यहाँ केवल एक अनुपत्ति रह जाती है। शक्यार्थ और वाहिक के गुणों का सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाता, किंतु द्विरेफ इत्यादि शब्दों में परस्पर असंबंध में भी लक्षणा मानी ही गई है, अतएव यह दोष अकिंचित कर हो जाता है। ये मत देने के पश्चात आचार्य मम्मट का जो मत है उसको उन्होंने स्वयं ने अपरे शब्द का प्रयोग करके उपस्थित किया है, जिसका टीकाकारों ने अर्थ किया है जो पर अर्थात गैर नहीं है, अर्थात यह मत अपने लोगों का ही है। सारांश यह है कि तीसरा मत ही मम्मट को मान्य है। इसमें एक तर्क यह भी दिया जाता है कि तीसरे मत के समर्थन में ही मम्मट ने प्रमाण रूप में कुमारिल की कारिका को उद्धृत किया है, अतः यही जो मत है वह मम्मट का मत मानना चाहिए। इस प्रकार से जो शुद्धा और गौणी 2 प्रकार की जो लक्षणा होती है उनके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। गौणी सारोपा और गौणी साध्योवसाना में लक्षणा कैसे होती है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दूसरे विद्वानों ने दिया था। उनके मत को यहाँ पर उपस्थित करके और उनका आचार्य मम्मट ने
तीसरा मत जो कि स्वयं का है, अपने लोगों का है, उस मत को देकर के उनका खंडन कर दिया गया है। अब यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। आयुर्घृतम आयुर्वेदम इत्यादौ च सादृश्यात् अन्यत् कार्य कारण भावादि संबंधांतरम एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने घी आयु है और यह आयु ही है। आयुर्घृतम का अर्थ है घी आयु है, और आयु एवं इदम यानी आयु ही, यह आयु ही है इत्यादि में सादृश्य से भिन्न इसके कार्य कारण भाव इत्यादि संबंध है। इत्यादि इन सब उदाहरणों में कार्य कारण भाव इत्यादि रूप हेतुओं से आरोप और अध्यवसान होते हैं। यानी सादृश्येतर जो संबंध है उसके विषय में यहां पर कहा गया है। सादृश्य संबंध मूलक जो गौणी लक्षणा होती है उसके दो भेद बताए गए थे, सारोपा और साध्यवसाना। इन भेदों की व्याख्या की गई। उपचार या आरोप केवल सादृश्य संबंध को लेकर ही नहीं होता है, अभी तो दूसरे संबंधों में भी उपचार हो सकता है। इसी मंतव्य से 16वें सूत्र में संबंधांतरतस्तथा कहा गया है। इन दूसरे संबंधों की व्याख्या की जा रही है। पहले कार्य कारण भाव संबंध को लीजिए। महाभाष्यकार ने द्विवचनेच सूत्र में कार्य कारण भाव संबंध में लक्षणा का उदाहरण दिया है आयुर्घृतम। यह एक अत्यंत प्राचीन तथा प्रसिद्ध उदाहरण है। वामनाचार्य का कथन है कि यह उदाहरण वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। घी आयु यानी दीर्घ जीवन नहीं, किंतु आयु का कारण है और आयु कार्य है। इन दोनों का कार्य कारण भाव संबंध बन जाता है। घी को आयु कहना स्वतः बाधित है, इससे लक्षणा हो जाती है, और आयु का अर्थ हो जाता है आयु का कारण। या लक्ष्य और लक्षक यानी विषय और विषयी दोनों का उपादान किया गया है। अतः यह शुद्धा सारूपा लक्षणा है। अर्थात आयुर्घृतम यह शुद्धा सारूपा का उदाहरण दिया गया है। कारण संबंध में शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण क्या बनता है? तो शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण है आयु एवं इदम, अर्थात यह आयु ही है। यहाँ पर लक्ष्य घी का उपादान नहीं किया गया है, अतः साध्यवसाना लक्षणा बन गई है। और सादृश्य से भिन्न संबंध होने के कारण यहाँ यह शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा है। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यद्यपि घी इस लक्ष्य शब्द का उपादान नहीं किया गया, किंतु यह इस सर्वनाम के द्वारा उसकी ओर संकेत व्यक्त होता है, और सर्वनाम द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण यह शब्दोपादान जैसा हो ही जाता है। अतएव इसे साध्यवसाना कहाँ तक ठीक है, इस विषय में कहा जा सकता है कि यह शब्द का अर्थ घी नहीं अपितु सम्मुखस्थ वस्तु है। यदि उससे घी की ओर संकेत का ही आग्रह हो तो मैं आयु खा रहा हूं, यह उदाहरण ठीक होगा। यहाँ पर घी के स्थान पर आयु शब्द का प्रयोग किया गया है और सर्वनाम से भी उसका परामर्श नहीं होता, अतः यह शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण बन जाता है। फिर वृत्ति में कहते हैं अत्र गौण भेदयोर भेदेपि ताद्रुप्य प्रतीति ही सर्वथा एव अभेदावगमश्च प्रयोजनम शुद्धा भेदयोस्तु अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च कार्य कारण भावादि। अर्थात यहाँ पर गौणी के दोनों भेदों में सारोपा में भेद होते हुए भी ताद्रुप्य की प्रतीति प्रयोजन है, और साध्यवसाना में सर्वथा अभेद का अवगमन प्रयोजन है। शुद्धा के दोनों भेदों में तो सारोपा में अन्यों की अपेक्षा विलक्षणता है, यानी विलक्षणता से कार्य कारण भाव, और साध्यवसाना में बिना व्यभिचार के बिना चुके हुए कार्य कारण भाव प्रयोजन होता है।
गौणी और शुद्धा का भेदक तत्व सादृश्य तथा इतर संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि गौणी के उदाहरण गौर वाहिका में सादृश्य से भिन्न कोई संबंध मिल ही जाएगा। जैसे वाहिक बैल से काम लेता है, दोनों एक साथ बुद्धि में उपारूढ़ होते हैं इत्यादि किसी संबंध की कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार घी जीवन है, आयु एवं इदम, इस शुद्धा के उदाहरण में सादृश्य संबंध की कल्पना की जा सकती है कि दोनों प्रमेय हैं, अतः दोनों समान हैं। फिर संबंध को भेदक तत्व मानने की औचित्य क्या है और कहाँ तक ठीक है? इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि यहाँ पर संबंध की सत्ता ही भेदक के रूप में स्वीकृत नहीं की जाती, किंतु इन संबंधों को मानकर आरोप और अध्यवसान होते हैं। कार्य कारण भाव संबंध इत्यादि पूर्ववर्ती होने से कारण होते हैं और आरोप तथा अध्यवसान परवर्ती होने से कार्य होते हैं, जो अनिवार्य रूप से लक्षणा के पहले विद्यमान हो। जिस प्रकार कार्य के पहले कारण विद्यमान रहता है, गौर वाहिका में सादृश्य संबंध पूर्ववर्ती है और आयुर्घृतम में कार्य कारण भाव संबंध पूर्ववर्ती है। प्रमेयत्व इत्यादि अन्यथा सिद्ध होने से कारण कोटि में नहीं आ सकते। इस प्रकार से यहाँ पर इसका खंडन करके आचार्य मम्मट ने फिर कहा है, क्वचित तादर्थ्यादुपचारः यथा इंद्रार्थास्थूणा इंद्रः, क्वचित स्वस्वामी भावात् यथा राजकीय पुरुषो राजा, क्वचित अवयवावयवी भावात् यथा अग्रहस्त इत्यत्र अग्रमात्रे अवयवे हस्तः, क्वचित तात्कर्म्यात् यथा अतक्षा तक्षा। यहाँ कार्य कारण भाव से भिन्न कुछ अन्य जो संबंध है उनको यहाँ पर बताया गया है। अर्थात कहीं तादर्थ्य से उपचार होता है, जैसे इंद्र के लिए बनाए हुए खंबे को इंद्र कहा जाए। कहीं स्वस्वामी भाव संबंध से होता है, जैसे राजकीय पुरुष को राजा कहा जाए। कहीं अवयवी भाव से, जैसे अग्रहस्त, यहाँ अग्रमात्र अवयव के लिए हस्त शब्द है। कहीं तात्कर्म्य से, जैसे बढ़ई न हो उसे बढ़ई कहना, यानी अतक्षा तक्षा। ये उपचार के अन्य संबंध यहाँ पर बताए गए हैं। इसी प्रकार अन्य संबंधों में उपचार का प्रयोग हो सकता है। उपचार शब्द का अर्थ है समानाधिकरण्य में लक्षणा का प्रयोग, अर्थात जहाँ किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का आरोपित रूप में प्रयोग किया जाए उसे उपचार कहा जाता है। सादृश्य तथा कार्य कारण भाव संबंध में उपचार प्रयोग की व्याख्या की जा चुकी और यह बतलाया जा चुका है कि सादृश्य संबंध में उपचार गौणी लक्षणा कहलाता है तथा कार्य कारण भाव इत्यादि अन्य संबंधों में उपचार शुद्धा लक्षणा के नाम से अभिहित किया जाता है। शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत कार्य कारण भाव के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे तादर्थ्य संबंध होता है, अर्थात यदि किसी निमित्त कोई वस्तु हो तो उस वस्तु को जिसके लिए वह होती है उसके नाम से अभिहित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए इंद्र की पूजा के लिए जो खंबा बनाया जाए उसे कह दिया जाता है कि यह इंद्र है। वास्तव में वह इंद्र नहीं है, स्तंभ है, लेकिन हमने उसको कह दिया है। यहाँ पर इंद्र के समान ही कार्य सिद्ध करने की शक्ति रखना प्रयोजन होता है। और कहीं कहीं पर स्वत्व और स्वामित्व संबंध में लक्षणा होती है, जैसे राजा के आदमी को लोग राजा कह देते हैं। राजा के समान अधिकारी होना ये प्रयोजन है यहाँ पर। और कहीं कहीं पर अवयव और अवयवी का संबंध होता है तो औपचारिक प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे हस्ते शब्द पूरे हाथ के लिए प्रयुक्त होता है। उसका अगला भाग उसका एक अवयव मात्र है, किंतु अग्रहस्त शब्द में हस्त शब्द केवल अवयव के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। हाथ के अगले भाग में ही पूरे हाथ की शक्ति होना इसका प्रयोजन है। वस्तुतः यह उदाहरण
अधिक संगत प्रतीत नहीं होता। इसमें अग्र शब्द का स्वतः प्रयोग है, अतः अग्रहस्त यह पूरा शब्द हाथ के अगले भाग का सूचक होता है। अथवा हस्तस्य अग्रम यह व्युत्पत्ति करके या तो अग्र शब्द का पूर्व निपात अथवा हस्त शब्द का पर निपात माना जा सकता है। इस प्रकार वाच्यवृत्ति से ही अग्रहस्त शब्द का अर्थ हाथ का अगला भाग हो जाता है। उसके लिए उपचार या लक्षण मानना आवश्यक नहीं है। अतः अवयवावयवी भाव का उदाहरण दिया जाना चाहिए। सन्यासियों ने गंगा पी ली। सन्यासियों ने थोड़ा सा गंगाजल पिया, किंतु थोड़े से अवयव के लिए पूरा गंगा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि सन्यासियों ने बहुत अधिक गंगाजल पिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो अन्य प्रकार के संबंध हैं उपचार के, उन संबंधों को यहाँ पर बतलाया गया है। अब यहाँ पर आगे लक्षणा के 6 प्रकार का विधान किया जाएगा। उसके लिए हम आपसे अग्रिम वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।